केंद्रक के बारे में हम लोग देख रहे हैं आज। और केंद्रक में सबसे पहले ये डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या डायग्राम है यहाँ पे? तो ये डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है केंद्रक जुड़ा हुआ है अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ा हुआ है। ये जो है न्यूक्लियस का ये डायग्राम है। ये टोटल डायग्राम क्या है? ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। और न्यूक्लियस के बाहरी झिल्ली से, न्यूक्लियस की ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। और बाहरी और भीतरी के बीच में जो है एक जगह है, उसको परिकेंद्र अवकाश कहते हैं। और ये केंद्रीय प्लाज्मा है, केंद्रीय प्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्म है। और इसमें न्यूक्लियर पोर हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं। और न्यूक्लियोलस होता है, एक न्यूक्लियस के भीतर में गोल सा स्ट्रक्चर होता है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं। और इसमें हेटेरोक्रोमेटिन आपको दिखाई देता है, क्रोमेटिन की जालिका दिखाई देती है, राइबोसोम दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? और जो है क्रोमोसेंटर, यहाँ पे क्रोमोसेंटर है। यहाँ पे ये क्रोमोसेंटर हम लोग यहाँ पे क्रोमोसेंटर यहाँ पे देख रहे हैं। और जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जुड़ी रहती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जुड़ी रहती है। इसके अलावा भी हम लोग न्यूक्लियस की देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे देखिए ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल होता है। और उसके बाद जो है ये न्यूक्लियस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, केंद्रक देख रहे हैं। केंद्रक के भीतर एक छोटा सा गोल होता है, जगह होता है जिसको केंद्रिक न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये केंद्र का आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियस का डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। देखिए बैक्टीरियल सेल में जो है न्यूक्लियर का जो सामान होता है, न्यूक्लियस का जो सामान होता है डीएनए, वो तो होता है बैक्टीरियल सेल में। लेकिन इसके भीतर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये न्यूक्लियस जैसा होता है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड। तो ये चीज़ें हैं हम लोग देख लिए। और यहाँ पे भी देख रहे हैं ये न्यूक्लियस कैसा है, सेल है। ये सेल के भीतर में गोल सा है, ये प्लांट सेल का ये डायग्राम दिख रहा है। तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं हम लोग। और न्यूक्लियोलस एक छोटा सा गोल होता है, न्यूक्लियस के भीतर एक गोल सा होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और कोई सुंदर सा डायग्राम दिखे हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम लायक डायग्राम है, यहाँ पे देख ले रहे हैं। ये न्यूक्लियस केंद्रक यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे, केंद्र की झिल्ली है। और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ सेल में यहाँ पे दिखा हुआ है, ये केंद्रक यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है, ये केंद्रक है, ये केंद्रिका लिखा हुआ है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियस के भीतर में ये केंद्रिका होती है। तो काफ़ी डायग्राम हमारे पास लग रहा है कि नहीं है। तो खैर यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा है बीचों बीच। तो हम लोग अब इसके टेक्स्ट के ऊपर में जाने की कोशिश करेंगे। क्या इसके टेक्स्ट एक बार फिर से रिवीजन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, इसको एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। केंद्रक का जो है सबसे पहले किसने इसको खोज की? केंद्रक को सबसे पहले किसने खोज की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले खोज की। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कह रहा है कि ये कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य, प्रबंधक के समान कार्य करता है, मैनेजर है ये। कह रहा है कि केंद्र के द्रव में, न्यूक्लियोप्लाज्म में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियस है, तो इसमें धागा जैसा जो है ये दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। कह रहा है क्रोमेटिन
नाम फ्लेमिंग ने दिया था। ये नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। यह प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन का बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और इसमें डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो क्रोमेटिन क्या चीज़ का बना होता है? हिस्टोन का बना होता है और डीएनए का बना होता है। हिस्टोन क्या होता है? टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे व मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। ये सेल है, तो इसमें जो धागेदार जो है क्रोमेटिन है वो क्या करता है? सेल डिवीजन के समय छोटे और मोटे ऐसे धागे के रूप में ये बन जाता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, कह रहे हैं कि इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ये धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम होता है। ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है आपका, क्रोमोसोम वो दो क्रोमेटिड्स का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? 2 क्रोमेटिड्स का बना होता है और एक जगह पर ये जुड़ा रहता है। एक जगह पे क्या होता है? ये जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। 1 नंबर ये क्रोमेटिड है, ये 2 नंबर क्रोमेटिड है। दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक जगह पे। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इन धागों को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम देख लिए हम लोग। क्रोमोसोम में क्या है? 2 क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है। कह रहा है कि प्रत्येक जातियों के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या जो है निश्चित होती है। जैसे मानव में 23, चिंपैंजी में 24 और बंदर में 21 जोड़ा होता है। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बोलिए। 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, मैंने आपको बताया है कि ये जो गुणसूत्र है 2 क्रोमेटिड का बना होता है। 2 क्रोमेटिड का बना होता है। 1 नंबर क्रोमेटिड और 2 नंबर क्रोमेटिड। तो ये जो है इसके बारे में आगे हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र में गाढ़ा भाग होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिसको क्रोमोनीमाटा कहते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड कहलाता है। ये देखिए, ये जो है आपका एक जो है ये क्रोमोसोम है, इसमें 2 क्रोमेटिड हैं। ये क्रोमेटिड, यही शब्द आ गया। कह रहा है इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड का बना होता है। एक जो है ये आपका क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमेटिड का, क्रोमेटिड नंबर 1 क्रोमेटिड नंबर 2 का बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, दोनों एक स्थान से जुड़े हैं। जिस स्थान से जुड़े हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। कह रहा है आगे कि गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। ये देखिए, यहाँ भी जीन है, 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 यहाँ भी जीन है। गुणसूत्रों क्रोमोसोमों पर बता रहा है बहुत से जीन स्थित होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से जीन होते हैं। ये क्रोमोसोम जो है इस पे क्या होते हैं? जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होता है। हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। माँ का जो है कुछ कैरेक्टर बेटे से मिलता है, बेटे का कुछ कैरेक्टर पिता से होता है। ये इसी कारण से होता है। कह रहा है कि चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन कहाँ पे स्थित हैं? ये यहाँ पे स्थित हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम पे होते हैं।
गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। तो कह रहा है कि ये क्रोमोसोम ही जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, इसलिए इन गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक और सघन घोल रचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसको केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके भीतर एक और गोल एक दिखाई देता है स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको केंद्रिका बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे आप? केंद्रिका बोलेंगे। तो आप इसको केंद्रिका। देखिए, एक ये बता रहा है कि न्यूक्लियोलस, अभी जो न्यूक्लियोलस हम लोग देखे थे, राइबोसोम के लिए जो है ये बता रहा है आरएनए का संश्लेषण करता है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? राइबोसोम के लिए ये क्या करता है? न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम के लिए आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब हुआ राइबोन्यूक्लिक एसिड। कह रहा है कि अब डीएनए और आरएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए अब देखना है। कह रहा है कि डीएनए का अधिकांश भाग कहाँ होता है? अधिकांश मात्रा जो है ये केंद्रक में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। कह रहा है यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, और कहाँ होता है? हरित लवक में भी मिलती है। कह रहा है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए जो है क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, ये हम लोग को ध्यान रखना है। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ से बना होता है? ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से बना होता है। और ये न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ से बना होता है? ये शुगर और बेस से बनते हैं। बेस आपके जो हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरामिडीन। एक होता है पायरामिडीन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरामिडीन। प्यूरिन में एडिनिन, गवानिन आते हैं, और इसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आता है। ये हम लोग ध्यान देंगे। एक अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा डीएनए का, तो उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बेसिस जो होते हैं, ये बेसिस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बेसिस, क्षार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि क्षार जो है बेसिस हैं। कह रहा है कि डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं। कह रहा है एडिनिन होता है, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ग्वानिन होता है, जी से डिनोट किया जाता है। थायमिन है, टी से डिनोट किया जाता है। और साइटोसिन है, सी से किया जाता है। तो डीएनए की अगर बातचीत करें हम लोग, तो डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 तरह के आपके बेसिस होते हैं। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से, एडिनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये बता रहा है कि एडिनिन जो है, ये डीएनए के बारे में बता रहा है कि डीएनए में जो स्ट्रक्चर है, एडिनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थायमिन के साथ, और साइटोसिन जो है ये जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ। या आप ये कह सकते हैं थायमिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडिनिन के साथ, या गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है साइटोसिन के साथ बनाएगा।
इसके बारे में ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है एडिनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ ये अपना स्ट्रक्चर बनाता है। कह रहा है कि 1953 ईस्वी में जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना मॉडल डबल हेलिकल मॉडल प्रतिपादित किया था। ये हेलिक्स के समान होता है डीएनए, ऐसे एक हेलिक्स और ये दूसरा हेलिक्स, ये इस तरह से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, एक हेलिक्स ये एक दूसरा हेलिक्स ये, ऐसे करके इन्होंने दिया था। तो ये है डीएनए का कार्य। हम लोग देखते हैं डीएनए का कार्य। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य क्या है? ये सभी अनुषांगिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक क्रियाएं, इनहेरिटेंस जो होता है, इसके बारे में ये संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है, जीन जो है इसकी इकाई है और प्रोटीन सिंथेसिस को ये नियंत्रित करता है। 3 कार्य यहाँ पे दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर करता है, जीन इसकी जो है इकाई है और तीसरा जो है ये प्रोटीन का नियंत्रण करता है। अब कह रहा है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप बढ़िया से याद कीजिएगा। कह रहा है कि प्रयोगशाला में डीएनए का सिंथेसिस किसने किया? हरगोविंद खुराना ने किया। किसने किया? हरगोविंद खुराना साहब ने किया। अब आते हैं हम लोग आरएनए के निर्माण के बारे में आते हैं। किसके बारे में आते हैं? आरएनए का निर्माण कैसे होता है? आरएनए का निर्माण कैसे होता है? ये देखिए, डीएनए से क्या होता है? आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। आगे बता रहा है कि इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए का संकरण होता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद डीएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ये बता रहा है कि जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है? डीएनए में डबल स्टैंडर्ड है। ये अगर यहाँ पे एडिनिन होगा तो यहाँ पे थायमिन होगा, यहाँ पे गुआनिन होगा तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, यहाँ थायमिन होगा तो यहाँ एडिनिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा तो यहाँ गुआनिन होगा। कह रहा है कि ये दोनों में से एक जो है किसी एक के समानांतर आरएनए बनता है। थायमिन के जगह पर यहाँ ए आ जाता है, गुआनिन के जगह पर यहाँ जी आ जाता है और टी एडिनिन के जगह पर यहाँ थायमिन की जगह पे जो है यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पे ये थायमिन टी नहीं आएगा। यहाँ पे आरएनए में यही अलग होता है। सब डीएनए जैसा ही होगा लेकिन यूरेसिल आ जाएगा। किसके जगह पे? थायमिन के जगह पे आ जाएगा। जी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ऐसे करके ये होता है। अब बार बार इस पॉइंट को देखेंगे तो थोड़ी समझने में आसानी होगी। कह रहा है कि कुछ समय बाद आरएनए का समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। ये जो आपका डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर ए है तो यहाँ पे क्या होगा? टी होगा। यहाँ पे जी है तो क्या होगा? सी होगा। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा। तो इसी के जैसा ये वाला दोनों में से एक
के अनुसार जो है ये आरएनए निर्माण होता है। टी के जगह पे यहाँ पे ठीक ए आ जाता है, सी के जगह जी आ जाता है और यहाँ ए के जगह पे यू आ जाता है। डीएनए में क्या आया था, टी आया था थाइमिन, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल आ जाएगा। यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। आरएनए में जो है यूरेसिल होता है और डीएनए में जो है ये थाइमिन होता है और जी के जगह पे ये सी आ जाएगा। ये चीज़ है, ये इस चीज़ पे ध्यान करेंगे। आस्ते आस्ते ध्यान करते करते आगे हम लोग जा सकते हैं। कह रहा है कि आरएनए के प्रकार देख रहे हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, 2, 3। पहला को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, दूसरे को ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, तीसरे को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोमल आरएनए होता है, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ट्रांसफर आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए क्या है? यह केंद्र के बाहर विभिन्न आदेश लेकर एमिनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। तो ये 3 तरह के आपके आरएनए हैं। अब हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, देखिए। डीएनए में जो है, डीएनए 3 तरह से 3 चीज़ों से बना होता है। क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका होता है नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस। दूसरा जो है ये शुगर होता है और तीसरा ये फॉस्फेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेस में जो है ये एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और ये थाइमिन होता है। 3 तरह की चीज़ें। सारी चीज़ें जो हैं शुगर 2 तरह की शुगर होती हैं। डीऑक्सीराइबोज होता है, डीऑक्सीराइबोज होता है। तो देखिए ये आरएनए में जो है, आरएनए में टी के जगह पे ये यू हो जाता है। टी के जगह पे क्या हो जाता है, ये आरएनए में यू हो जाता है और सभी एक ही जैसे रहेंगी। और शुगर के जगह पे जो है ये केवल राइबोज शुगर ही होता है, केवल राइबोज शुगर होता है। तो नाइट्रोजनस बेस आरएनए में डीएनए जैसा ही होगा, लेकिन टी के जगह पे, थाइमिन के जगह पे ये यूरेसिल होगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं रहेगा, केवल राइबोज शुगर ये होगा। तो हम लोग वो देखते हैं इसमें क्या है, अंतर क्या है। कह रहा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें केवल राइबोज शर्करा होती है। ये देखा है हम लोगों ने। बेस में एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। इसमें कह रहा है कि थाइमिन सब इसमें उसी जगह होती है, लेकिन थाइमिन के जगह यूरेसिल आ जाता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। इसको कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं। अब हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख ले रहे हैं हम लोग। पादप कोशिका में ये देखिए सेल वॉल ये जो है पाई जाती है। पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, इसमें जो है एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है लवक प्लास्टिड, इसमें जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है अनुपस्थित होता है। सेंट्रोजोम इसमें अनुपस्थित होता है। सेंट्रोजोम जो सेल डिवीजन में सहायक होता है, इस सेंट्रोजोम इसमें जो है उपस्थित होता है। वैक्यूल्स जो हैं रिक्तिका बहुत बड़ी होती हैं, इसमें वैक्यूल्स जो हैं नहीं होंगी या तो होंगी तो छोटी होंगी। इसका आकार जो है आयताकार होता है, इसका आकार जो है वृत्ताकार ये होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं 1-2 पॉइंट्स के अलावा।
अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, सेल डिवीज़न है, ये सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न को हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है।